Assalamu alaikum. This is second part of our tutorial on open book exam. In the first part of this tutorial, I introduced you to the concept of the open book exam और मैंने आपको कुछ जनरल सजेशंस दी कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी कि ओपन बुक एग्ज़ाम को कैसे देना चाहिए एक्चुअली व्हेन इट हैपन्स, और दूसरा ये कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू जब आप इस तरह का कोई एग्ज़ाम देते हैं। तो जब आपको आपके एग्ज़ाम्स के बारे में टाइम स्लॉट, एग्ज़ाम क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी जाए तो देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिस्पॉन्स इन द गिवन टाइम स्लॉट। उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात याद रखें वो ये कि आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो वैसे ही लिखें जैसे कि आप अपने कन्वेंशनल एग्ज़ाम के लिए लिखते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑन एनीथिंग। जब आप ये अपना रिस्पॉन्स लिख रहे होते हैं तो उस वक्त अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई और चीज़, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लुकअप कर सकते हैं और अपने इस रिस्पॉन्स में शामिल कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि आपके पास एक क्विक रेफरेंस के लिए तो टाइम हो सकता है, लेकिन एक ओपन बुक एग्ज़ाम में कोई नई चीज़ सीखना और फिर उसको उसके ऊपर बेस करके अपने एग्ज़ाम का रिस्पॉन्स लिखने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम नहीं है। जैसे कि हमने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप अपनी इस एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से स्टडी करें जैसे कि आपने अपने कन्वेंशनल एग्ज़ाम के लिए करना है। उसकी वजह जो है वो यही है कि आपके पास टाइम है नहीं कि आप नई चीज़ें सीखें और फिर आप उनको इनकॉर्पोरेट करें अपने एग्ज़ाम के जवाब में। सो डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस आइडिया कि आपके पास इस चीज़ की आज़ादी है कि आप अपने नोट्स में से या किताबों में से कहीं से भी कोई भी चीज़ उठाएं और अपने रिस्पॉन्स में शामिल कर सकते हैं। Long passages, लंबे quotes are simply wastage of time. This is not required. Your aim should be concise, well-supported answers. जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे उतनी अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। जब आप अपने रिस्पॉन्स को ख़त्म कर लेते हैं एंड आपके पास यू स्टिल हैव टाइम, तो फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेक फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल, यू कैन चेक फॉर एडिशनल पॉइंट्स आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आप उसके जो कंटेंट्स आपने उसमें ऑलरेडी शामिल किए हैं उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सकते हैं और उनके रेफरेंसेस लिख सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर that open book exam has to be more than simple reproduction of your notes or copy and paste. You are required to produce a response that shows your understanding of the topic. किसी भी एग्ज़ाम की तरह ओपन बुक एग्ज़ाम में भी टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड नो द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। जैसे मिसाल के तौर पर 9 o'clock ट्यूसडे और एग्जैक्ट टाइम स्लॉट के ये 9 बजे से कितने बजे तक का टाइम आपको अलाउड है टू कंप्लीट योर रिस्पॉन्स। आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने अपने रिस्पॉन्स को कंप्लीट करके विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम उसको सबमिट कर देना है। अपने टाइम को इसलिए आपने बहुत एहतियात से प्लान करना है क्योंकि उसमें आपने अपने एग्ज़ाम पेपर को अच्छे तरीके से समझना है और इंस्ट्रक्शंस को, फिर आपने उसका जवाब प्लान करना है और फिर आपने उसको रिस्पॉन्स को टाइप भी करना है। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर आपने उसको विद इन दैट टाइम, जैसे मैंने पहले कहा, उसको अपलोड भी करना है। प्लीज़ ये बात याद रखें कि आप एक नए सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में
एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसमें सेवरल टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एज वेल एज देयर आर सर्टन फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बिजली जा सकती है, आपका इंटरनेट काम करने में उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस सूरत में आपने हमेशा इन चीज़ों के लिए मार्जिन अपने प्लान के अंदर रखना है और इसमें जो है वो वेट नहीं करना कि आप बिल्कुल आखिरी वक्त तक जो है वो जब आपका टाइम ख़त्म होने लगे तो आप 10 मिनट पहले अपना रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करने लगें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ये ख़तरा हो सकता है कि आपका टाइम स्लॉट क्लोज हो जाए और आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट ना करा सकें। सो कोशिश करें कि जैसे ही आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है एंड इट शुड बी वेल बिफोर योर क्लोजिंग टाइम, आप उसको फौरन अपलोड कर दें। इससे पहले कि आप अपना फाइनल रिस्पॉन्स सबमिट करें, मेक श्योर कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपके एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। अमूमन आपको एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है और आपका जितना भी एडिशनल मटेरियल होता है लाइक जैसे स्कैन्ड इमेजेस, डायग्राम्स वगैरह, वो आपने उसी में शामिल करने होते हैं। जब आप अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जहाँ-जहाँ पर आपने ये एडिशनल मटेरियल उसमें शामिल करना है आप अपने टेक्स्ट में, वो आप उनको इंसर्ट करते हैं एंड देन यू सेव योर डॉक्यूमेंट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट व्हिच यूजुअली इज पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ में अपना डॉक्यूमेंट सेव ना कर पाएँ तो फिर आपको उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सूरत में अपलोड करते हैं तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग इश्यूज हो सकते हैं जब आपका एग्जामिनर आपके रिस्पॉन्स को खोले, ख़ास तौर पर अगर आपने उसमें एडिशनल मटेरियल, डायग्राम्स या इमेजेस वगैरह शामिल किए हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपने उसको अपलोड करना है और उसमें आपने इंश्योर करना है कि आप करेक्ट डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर रहे हैं और आप इस ये इंश्योर करने के लिए आपने ये इंश्योर करना है कि आपके उस फ़ोल्डर में इस एक नाम के 2 डॉक्यूमेंट मौजूद ना हों। यानी जो आपका फाइनल रिस्पॉन्स हो उस नाम का कोई और डॉक्यूमेंट आपके उस फ़ोल्डर में नहीं होना चाहिए ताकि आप गलती से गलत डॉक्यूमेंट, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दें। ये एक ऐसी गलती है जिसको सुधारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है मस्ट बी सबमिटेड विद इन द ड्यूरेशन। मैं यहाँ पर फिर इसको इंसिस्ट करती हूँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो टाइम टेबल आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका टाइम स्लॉट है उसके उसके क्लोजिंग से काफ़ी पहले आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अपलोड हो जाना चाहिए। अपने एग्ज़ाम टाइम के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें अपने कंप्लीटेड रिस्पॉन्स को अपलोड करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। बिजली जा सकती है, आपका वाईफाई काम करना छोड़ सकता है या कोई और मसला हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना रिस्पॉन्स वेल विद इन टाइम अपलोड कर दें। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम या ओपन बुक एग्ज़ाम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एग्ज़ाम से बहुत फ़र्क होता है। इसमें एक ट्रेडिशनल एग्ज़ाम की तरह से इन्विजिलेशन मुमकिन नहीं होती है या एग्ज़ाम्स के दौरान में स्टूडेंट्स की सुपरविज़न मुमकिन नहीं होती है। सो इन एग्ज़ाम्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं या इनकी सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करने के
की जो जिम्मेदारी है बहुत हद तक स्टूडेंट्स के खुद के ऊपर आती है और देर आर सर्टन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर स्टूडेंट से जिन जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड्स को इन मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान में। इसमें सबसे पहले तो ये कि आपको किस चीज़ की इजाज़त है, आप क्या कर सकते हैं। आप अपने कोर्स और रिवीजन नोट्स और अपनी किताबें वगैरह जो भी आपके एग्जामिनर आपको इजाज़त दें आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को भी लुकअप कर सकते हैं। लाइक जैसे मिसाल के तौर पर ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह को आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स की प्रेपरेशन में। इस सूरत में अगर आपकी डिपार्टमेंट या आपकी एग्जामिनर आपको इस चीज़ की इजाज़त दें। Now there are certain expectations from you. First of all, you must acknowledge all the material which you quote from other sources. और इसमें डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स वगैरह भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे सोर्स से कोई भी मटेरियल कोई कंटेंट्स उठा के एज सच अपने रिस्पॉन्स में शामिल करते हैं जिसमें लफ्स डायग्राम्स या चार्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि ओरिजिनल सोर्स में थे तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है और आपने उसका रेफरेंस प्रॉपर देना है उस रेफरेंसिंग स्टाइल में जो कि आपकी फील्ड आपको रिकमेंड करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपने जो भी लिखा है आप अपने उसमें रिस्पॉन्स में आपने हर एक का करना है। आप अपने लफ्ज़ों में जो भी लिखते हैं उसके लिए आपने उनको एक्नॉलेज तो ज़रूर करना है लेकिन उनकी आपको रेफरेंसिंग उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आप कोटेड कंटेंट्स की करते हैं। और इसके लिए आपका वही तरीक़ेकार होगा बाकी दूसरे कंटेंट्स के लिए जो आप अपने लफ्ज़ों में लिख रहे हैं जो कि आप अपने कन्वेंशनल एग्ज़ाम के रिस्पॉन्स के लिए करते हैं। आपसे जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये है कि आपने कंफर्म करना है कि जो काम आप सबमिट करा रहे हैं वो आपका अपना काम है, यानी आपने उसमें कोई भी कंटेंट्स ऐसे शामिल नहीं किए हैं जो कि आपने कहीं दूसरी जगह से कॉपी किए हैं, किसी जर्नल से, किसी वेबसाइट से, किसी किताब से एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे कि वो वहाँ मौजूद थे और आपने उस सोर्स को एक्नॉलेज नहीं किया। अगर आप किसी दूसरे का काम अपने नाम से प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड प्लेजराइज्ड वर्क जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता और इसकी बहुत सख्त पेनल्टी होती है जो कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन या आपके इंस्टीट्यूशन से आपकी एक्सपल्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरी जो चीज़ यू नीड टू कंफर्म इज दैट आपने अपने काम को अपने एग्जामिनेशन के रिस्पॉन्स को लिखने में अपने किसी फ्रेंड की, किसी क्लास फेलो की, किसी दूसरे कैंडिडेट की मदद हासिल नहीं की है। अगर हम इसको सादे लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब ये कि आपने चीटिंग करके ये रिस्पॉन्स नहीं दिया है। I hope this tutorial helps you understand this form of examination better and all the best with your exams. Assalamu alaikum.